देश की नई सरकार के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम ऐसा है। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट, दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीट, तीसरा चरण 7 मई 94 सीट, चौथा चरण 13 मई 96 सीट, पांचवा चरण 20 मई 49 सीट, छठवां चरण 25 मई 57 सीट, सातवां चरण 1 जून 57 सीट। वही बात एमपी की करें तो यहाँ 4 चरणों में वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पहला चरण 19 अप्रैल सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा। दूसरा चरण 26 अप्रैल टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, खजुराहो, होशंगाबाद, बैतूल। तीसरा चरण 7 मई मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। चौथा चरण 13 मई देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा को वोट पड़ेंगे। बात अगर देश और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर की करें तो एनडीए के पास मौजूदा समय में 334 सांसद हैं। आईएनडीआईए के हिस्से में 125 सांसद हैं। एनडीए और आईएनडीआईए से अलग 84 सांसद हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 बार भाजपा का कब्जा है। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है। भाजपा देश में अब की बार 400 पार तो एमपी में क्लीन स्वीप यानी सभी 29 सीटों पर कब्जे का टारगेट लेकर चल रही है। तो कांग्रेस अपने इंडी गठबंधन के दम पर देश में सरकार बनाने और एमपी में भाजपा को मात देने का दावा कर रही है। दोनों के अपने अपने दावे और तर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तैयारी के साथ मैदान में जुट गए हैं। आगामी आने वाले 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को और देश को एक अच्छी सरकार, विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि हम हर एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए देंगे। युवाओं के 30 लाख नौकरियां तुरंत दी जाएंगी। कला स्टार्टअप और दूसरी चीज़ों के लिए स्टाइफंड और फंड्स रेज करके उनको काम चालू करा जाएंगे। कुल मिला के लड़ाई बेरोजगारी और महंगाई से है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, वोट डालेगी। और अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो इंडिया की सरकार इस देश के अंदर बनेगी और मध्य प्रदेश में 2009 में जो 12 सीट आई थी उससे ज्यादा आएगी। खैर, इन दावों से इतर बात चुनावी तैयारियों की करे तो भाजपा सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है, तो कांग्रेस अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर कैंडिडेट तय कर सकी है। भाजपा को मोदी मैजिक से जीत की उम्मीद है, तो कांग्रेस का दावा है कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है। किसके दावे में कितना दम है, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ऐलाने चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। लोकसभा चुनाव में किस ओर जाएगा जनमत? फिर चलेगा मोदी मैजिक या इंडी गठबंधन दिखाएगा दम? किन मुद्दों पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जोर? एमपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी में कौन पड़ रहा किस पर भारी? ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से ऐलाने चुनाव हो चुका है, चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 7 चरणों में, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में यहां पर चुनाव होगा। 2019 में भी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसी तरह का शेड्यूल मध्य प्रदेश को लेकर था। 2019 में भी 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और उस चुनाव के नतीजे सामने हैं कि 28 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस। और इस बार
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात कर रही है, 29 में से 29 सीट जीतने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि नहीं, बेहतर परफॉर्म करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जितना आगे बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, अब पीछे ही आएगी। क्या कुछ अब इस ऐलाने चुनाव में और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि दोनों की किस तरह से तैयारी है, किस ओर दोनों आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी कांग्रेस की बाकी उम्मीदवार आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 29 के 29 कैंडिडेट अपने घोषित कर चुकी है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। मिलन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं अमित ताबरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी हमारे साथ में। योगी जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मिलन भार्गव जी, मैं आपके पास में आता हूं। सबसे पहली प्रतिक्रिया में आपका लेना चाहूँगा, रिएक्शन लेना चाहूँगा। जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, हालांकि आपने बड़ा एक टास्क रखा है, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, 29 में से 29 जीतने की बात कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इन तारीखों के बाद। राजेश जी, देखिए, जिस प्रकार से ये चुनावों की तारीखें आ गई हैं, चुनावी बुगुल बज गया है और निश्चित रूप से ये चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समय भी है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक दल तैयारी करते हैं, 5 वर्ष उनको मिलता है काम करने के लेकर, या जिस संकल्प के साथ राजनीतिक दल काम करके परीक्षा में बैठते हैं, अब जनता को जवाब देना, मतलब 5 साल आपने कर लिया, अब जनता के जवाबदेही है। तो ये मान कर चलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव विकास वर्सेस विनाशकारी सोच का है। ये चुनाव जो है वो स्कीम वर्सेस स्कैम का है। मतलब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में अपनी स्कीम के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आगे बढ़ाने की तरफ जिस प्रकार से समग्रता के साथ स्कीम के माध्यम से भारत को मजबूत किया और जनता के दिलों में राज करने की तरफ जो आगे बढ़े हैं, वहीं स्कैम वाला जो कालखंड कांग्रेस का है, मतलब आप 6 दशकों तक देश में राज करते हैं, स्कैम वाला जो आपकी स्कीम रही उनको जनता ने नकार दिया। आज आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है। देश में अराजकता का माहौल किस प्रकार से हो, उस तरफ पूरा का पूरा विपक्ष काम कर रहा है। देश में अशांति हो, देश में परिवारवाद फिर से पनपे, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण हो, इन सब की जड़ों पर खत्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और वहीं जनता का जन कल्याण के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच पुनः जा रहे हैं। और हमको विश्वास है जो हमारा 400 पार का लक्ष्य है और 370 भारतीय जनता पार्टी का अकेले का लक्ष्य है, उस दिशा में पाने के लिए ये 29 जो हमको देना है जीतकर, ये मध्य प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ संकल्पबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो सपने को साकार करेगा, क्योंकि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। भरपूर समय के साथ जनता का उसी परिणामों के आधार पर अमित जी वो कह रहे हैं स्कैम वर्सेस स्कीम की ये लड़ाई है। और पहली प्रतिक्रिया में आपकी भी चाहूंगा इस इनके जवाब के साथ ही, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, अब कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी आपके सिर्फ 10 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, बाकी 19 बाकी हैं। ठीक है, आपने तैयारी करके रखी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, स्कीम और स्कैम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जिसको कहा जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कंपनी में छापा डालो, पिछले दरवाजे से उससे चंदा लो और उसको बरी कर दो, और किसी कंपनी से भारी करोड़ों रुपए में चंदा लो और उसको अपनी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ भारी से भारी मात्रा में उनको करोड़ों अरबों रुपए के काम दो। ये होता है स्कैम। अब दूसरी बात, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं कि अब की बार 400 पार। वर्तमान 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए। आज भी एक सांसद ने इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। तो अब कहने को अब कुछ बचा नहीं है। जनता जनार्दन के सामने एक ऐसी सोच है जिसने आज़ादी के बाद इस देश के लोगों की सेवा करी। जब हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, और जो मोदी जी लगातार बेचते जा रहे हैं जितने हमारे संसाधनों को, उसको यदि किसी ने तैयार किया है इस देश की जनता के लिए, तो वो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है।
और हम ये नहीं कहते कि किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, अटल जी भी आए और भी कई प्रधानमंत्री आए। हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं कि विपक्ष मुक्त भारत की बात करें या क्योंकि सभी की ज़रूरत है, और ना इतने अभिमान की बात करते हैं कि पहले से ही जनादेश को बता दिया जाए। तो निश्चित तौर पे दो लोगों का चेहरा सामने है और दो विचारधाराएं, एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत को जोड़ने का काम करती है, और एक विचारधारा वो है जो 24 घंटे सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। आज़ादी की लड़ाई में कभी एक नाखून भी नहीं अपना बलिदान किया, लेकिन सबसे बड़े देशभक्त आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। तो ये संपूर्ण जनता जानती है। लेकिन अमित जी, कांग्रेस अपने आप को इस समय कहां पाती है? अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, इंडी गठबंधन की बहुत लंबे समय से चर्चा रही और मुझे लगता है कि वो आकार प्रकार अभी तक नहीं ले पाया। पिछले परिणामों की हम बात करें तो 48-49 के आसपास जो आपका आंकड़ा था, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट थी, कि कहां पाती है अब कांग्रेस? गठबंधन भी अभी उस स्तर का नहीं है, और किस तरह से दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारी मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है, अब की बार हम 400 पार ले जाएंगे। क्या गारंटी होती है? कौन सी गारंटियां पूरी कर दी? क्या 15-15 लाख रुपए वाली गारंटी पूरी कर दी, या 2-2 करोड़ रोजगार की गारंटी पूरी कर दी? भाई देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, तमाम रेवेन्यू आपके पास है, जो इस देश की जनता टैक्स भरती है वो सब आपके पास है, आपको सिर्फ योजनाएं बनाना है। ये कोई बात नहीं होती कि किसी एक व्यक्ति की गारंटी के आधार पर कोई देश चले। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप मोदी जी की बात कर रहे हो, वो तो प्रधानमंत्री हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो कई समय से जो है वो चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारी जो पूरे देश की यात्रा चल रही है, जिसका दूसरा चरण अभी चल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं तैयारी ही है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में जब चुनाव का समय था तो राहुल गांधी जी को दिल्ली में बैठ के कहीं ना कहीं एक पूरी जमावट करना चाहिए थी कि किस तरह से गठबंधन करना है इंडी का और किस तरह से अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करना है? एन वक्त पर उनकी ये जी अगली बार वो यदि मेरी उनसे मुलाकात होगी, निश्चित तौर पे आपका जो सुझाव है मैं बिल्कुल उन तक तो अभी तो थे ना, अब आप साथ ही में थे, लेकिन पहले आपका सुझाव मुझे नहीं मिल पाया। अच्छा, मैं जरूर गुना में उनके साथ था, गुना, शिवपुरी और रावगढ़, तीनों जगह में उनके साथ। क्या वो सुझाव ले भी रहे कि नहीं ले रहे? ये देखिए, कोई भी नेता जब इतनी बड़ी जनसंख्या और संख्या को लेकर साथ चलता है तो वो इस देश के लोग ही हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा को हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने लोग चल रहे हैं वो भी तो इस देश के ही नागरिक है ना, कोई पाकिस्तान से लाए हुए लोग तो है नहीं है, या सरकारी संसाधनों को जुटा कर। चलिए अमित जी, तो दोबारा आपके पास में आता हूँ, योगी राज जी के पास में आता हूँ। योगी राज जी, किस तरह से देखें इस बार का जो मुकाबला है? और मुझे लगता है कि जब चुनाव, वर्तमान समय के जो चुनाव हो गए हैं, कुछ अलग ट्रैक पर दिखते हैं, और आज चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो ठीक है, तारीखों का ऐलान किया, शेड्यूल जारी किया, 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चीजें भी कही, राजनीतिक दलों के लिए भी कही है कि किस तरह से शुचिता के साथ उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे कैंपेनिंग करना है। और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक शेर उन्होंने जिस तरह पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं शर्मिंदा ना हो। क्या इस तरह की अभी राजनीति या इस तरह के चुनाव इस तरह के हो रहे हैं? किस रूप में देखें सर? देखिए राजेश जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा भारी चुनाव मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होता, ये भारत में होता है। ये इसको मैं मानता हूँ कि ये कोई एक ऐतिहासिक करिश्मे की तरह है। और हमको भाजपा और कांग्रेस के जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है तो हम बहुत आसानी से एक दूसरे दल पर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि चुनाव आयोग की भूमिका कितनी संवेदनशील इस मामले में हो जाती है। चुनाव आयोग की चिंता आप देखिए कि उनकी चिंता क्या है। उनकी चिंता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्विघ्न चुनाव संपन्न हो जाए। ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता है। और ये चिंता इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव के दौरान कितनी व्यापक रूप से हिंसा होती है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सब्जी भाजी की तरह लोग काट दिए जाते हैं चुनाव के दौरान। ये हाल है इस देश में। तो ऐसे माहौल में चुनाव संपन्न कराना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो मैं तो इस बात के लिए चुनाव आयोग के साहस की प्रशंसा भी करता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि भाजपा, कांग्रेस और सारे राजनीतिक दलों के अलावा हम सबकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि न केवल चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो, बल्कि चुनाव में हर मतदाता हिस्सा ले।
हर वोटर बूथ तक पहुंचे, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। और जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, एक बहुत बड़ी अच्छी सी बात इस दौरान देखने को मिलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ जाती है, ठीक वैसे ही ये परीक्षा की घड़ी है। और अक्सर होता ये है कि जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परीक्षा की तारीखों के ऐलान का इंतज़ार करते हैं, और वो इसलिए इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनकी तैयारी इतनी पुख्ता होती है कि वो इसको अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए खुशी का मौका होता है कि अरे चलो परीक्षा आ गई, फटाफट एग्जाम देंगे और निकल लेंगे। और कुछ विद्यार्थी वो होते हैं जो सोचते हैं अरे यार ये परीक्षा आ रही है, इसको जरा एक आध महीने और टल जाए तो अच्छा, थोड़ी और तैयारी कर लें। तो अब ये दो विचारधाराओं की जो लड़ाई है, दो दलों के बीच सेम ऐसी स्थिति बन रही है। एक भारतीय जनता पार्टी है, मैं कोई उनका पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन उनके पास आज भी बताने के लिए इतना, जिसको कह सकते हैं रीडिंग मटेरियल है, कि वो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो उसको पार कर जाएंगे। और दूसरी तरफ ऐसा है कि अब आप बताइए, तारीखों का ऐलान हो गया लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। तो ये तैयारी बताती है राजनीतिक दलों की कि कौन ने किस तारीखों को या चुनाव को कितनी गंभीरता के साथ एग्जाम को और आगे बढ़ा देते हैं। और ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ चुनाव या इलेक्शन का एग्जाम है, तो दूसरी तरफ परीक्षार्थी जिस तरह से अलग अलग क्लासों में एग्जाम दे रहा है। मैं सीधे मिलन जी के पास में आ जाता हूँ। मिलन जी, ठीक है, अगर आपकी एग्ज़ाम की बात करें तो लगातार आप ये बताते रहते कि नहीं हमने अब ये तैयारी की है, हम इस तरीके से अब जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि एक बड़ा टारगेट आपकी बार, आपने भी कहा कि आपकी बार 400 पार, मध्य प्रदेश में 29 में से 29, क्या ये नहीं लगता कि अति आत्मविश्वास भी है इसके साथ में, तैयारी के साथ में, और ऐसी स्थिति में चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं एग्जाम में? राजेश जी, मैं योगेश जी की बात बढ़ाऊंगा। देखिए इस बात को, इस चुनाव को और दोनों दलों की जो स्थिति है उनको बहुत व्यवहारिक समझने की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी जी की जो स्थिति है वो उसी छात्र की तरह है जो योगेश जी बता रहे थे कि एग्जाम के आने के बाद वो पढ़ाई करने का विचार करता है। क्योंकि जब पहली के व्यक्ति दूसरी पास व्यक्ति को, जो पहले दूसरी भी पास शायद ही की हो, और उसको एकदम से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठा दिया जाए, तो वो परीक्षा हॉल के बाहर ही चिंतित और हताश निराश दिखेगा और घबराया हुआ दिखेगा, और एग्जाम होने के बाद बताएगा कि साहब वो तो चेक गलत हुई कॉपी। तो उसी प्रकार से है। और भारतीय जनता पार्टी का वो मंझा हुआ खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 23 वर्ष जिस प्रशासनिक भूमिका में अपने, जिसमें 13 वर्ष मुख्यमंत्री कालखंड के और 10 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में बिताए हो, और जिसने एक भी दिन छुट्टी ना ली हो, वो जनसेवक के रूप में जनता के लिए जीवन पर्यंत लगा रहा हो, और वो परिपक्व व्यक्ति जिसने जीवन के कालखंड में गरीबी के थपेड़े खाकर और संगठन में मंज कर और जिस बारीकी से हर विषय को मार्मिकता के साथ समझकर जब प्रशासनिक भूमिका में आया तो समग्रता से हर विषय में काम कर दिखाया, चाहे प्रधानमंत्री की भूमिका हो, मुख्यमंत्री की भूमिका हो, उसमें सफल होकर दिखाया हो, तो उसमें और इनमें अंतर दिखाई देता है। वही अंतर ये चुनाव में दिखाई दे रहा है। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी स्कीम के माध्यम से, जन कल्याण के माध्यम से विश्व में आज भारत को लोकप्रिय बना पाए, और समृद्धशाली देश जो इतिहास रहा, जिसको हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, चिड़िया रहा है, लेकिन आज चिड़िया पर भी आपत्ति कांग्रेस पार्टी की होती है। कांग्रेस पार्टी इस देश को भिखारी और भिखमंगा बताने में लगा रहता है, कहता है कि सुई भी इस देश में आई है तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आई। अरे भैया, इस देश के इतिहास को तो पढ़िए, समृद्धशाली रहा है, हम विश्व गुरु रहे हैं। पहले ये मुगलों की गुलामी करना बंद करिए, अंग्रेजियत मानसिकता को हटाइए। ये देश कुछ क्षण के लिए स्थिति में आया था, तो उससे परे चला गया। आज देश हम लीड कर रहे हैं। आप अपने देश को क्यों मर्यादा को गिराते हैं, क्यों अपमान में उस भूमिका को निभाते हैं? मान बढ़ाइए साहब, चुनावी राजनीति आती है और जाती है, लेकिन देश के मान में तो आपका भी मान बढ़ेगा साहब। मान मत गिराइए। इटालियन संस्कृति को खुश करने के लिए अपने देश को लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन फिर, अभी मैं सुन रहा था बयान पीसी शर्मा जी का, वो कहते हैं कि इलेक्शन अगर फेयर हुआ तो निश्चित कांग्रेस ही आएगी। देखिए पीसी शर्मा जी की विचलित मानसिकता हो गई, वो चुनाव जब से हारे तो इस प्रकार के ही बयान देते हैं। ये वही है जब मंत्री थे तो मंदिरों की जमीन बेचने के लिए उतारू थे। ये वही है जो गली गली में बार खोलने के लिए उतारू थे, कहते थे हर शहर में हर गली में बार हो। तो ये तो वो लोग हैं जब सरकार में रहते हैं तो सत्ता के माध्यम से किस प्रकार से भ्रष्टाचार करें, स्कैम करें। मैं वही तो कह रहा हूं, हम स्कीम की बात कर रहे हैं, स्कैम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके मानसिकता में स्कैम घुसे हुए हैं, भ्रष्टाचार गले गले तक भरा हुआ है। 752 करोड़ की सोनिया जी की संपत्ति। अमित जी क्यों पीछे एग्जाम में क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली अपनी सूची जारी कर दी, यहां भी सारे 29 नाम जारी कर दी, अभी आपके 10 ही आए। ये कहीं ना कहीं तैयारी में पिछड़ जाती है कांग्रेस।
सबसे पहले तो बड़ा हास्यास्पद है राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना। बड़ा ही शर्मनाक है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी डिग्री को लेके बवाल मचता है और आज तक उनकी सत्यता सामने नहीं आती है, और एक तरफ वो है जो वेल क्वालिफाइड है, सारी डिग्रियां मौजूद हैं, तो ये तो कल्पना करना ही बेकार है। और दूसरा क्या है कि मिलन भाई बड़े युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार है, तो कम से कम विद्यार्थी और परीक्षा की बात तो इनको नहीं करना चाहिए। पटवारी स्कैम, व्यापम स्कैम, ऐसे हजारों स्कैम है कि आज मध्य प्रदेश का युवा जब बाहर जाता है तो उससे पूछते हैं, अच्छा उसी मध्य प्रदेश से आए हो जहाँ पे व्यापम का स्कैम हुआ था? अच्छा भैया तुमसे इलाज नहीं करवाना है हमको। ये स्थितियाँ हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय 20 साल से सरकारें थोड़ा सा काम कर लेते तो आज मध्य प्रदेश के युवा जो है, जो कलंक लगा हुआ है, उसमें से एक आपकी कंपनी ने तो चंदा भी दिया है, हाँ, जिनका नाम आया था व्यापम में। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। देखिए अमित जी, चूक कहां हो जाती, कांग्रेस से चूक कहां हो जाती है? तमाम सारी चीजें रहती हैं, फिर जनता कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाती है कांग्रेस? देखो राजेश भाई, क्या है कि ये आपको ऐसा लगता है चूक है। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से तो पूछो आप कि जो संघर्ष करते करते चले गए, इनके 100 साल की मेहनत है। जब झूठ सच बोल के और सब चीजें करके पहली बार जनता भरोसा कर रही है। हमारी पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, 60-70 साल आशीर्वाद मिला है हमको। तो आप लोग इतनी जल्दबाजी में पूरा आकलन कर लेते हो। ये भी तो देखो बेचारों के 100 साल की मेहनत है। तीन बार नाम बदला, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी। मैं उतना आकलन नहीं कर रहा हूँ अमित जी। और बात होती है, अभी बोल रहे थे पीसी शर्मा हार गए, अटल जी हार गए। अमित जी मैं उतना आकलन नहीं कर रहा हूँ जितना आकलन आपके नेता कर रहे हैं। तो हमें इनकी मेहनत को थोड़ा सा समझना चाहिए कि संघ 1924 में बना, तब भी लगातार जनता नकारती रही, इनको कभी मौका नहीं मिला। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये बाबा साहब ने जो हमको लोकतंत्र दिया है कि आज ये सरकार में है। तो मुझे लगता है मिलन जी कुछ कहना चाहे साथ में कह सकते हैं। दोनों मेहमानों को मैं राजेश जी बड़ा ही हास्यास्पद है। देखिए आज भी वस्तु स्थिति और राजनीतिक व्यवहारिकता को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करना चाह रही। देखिए जनता को झूठ और भ्रम पसंद नहीं आएगा। आप झूठ पे आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं स्कैम की इसलिए बात कर रहा हूं कि आपके ही राजीव गांधी कहा करते थे 100 रुपए में 85 रुपए जो है वो भ्रष्टाचार चला गया। आज जनधन खातों के माध्यम से राजेश जी 51 करोड़ जनधन खाते से योजना का सीधा लाभ, मतलब आप सीधा लाभ जो 100% एक्यूरेसी के साथ जनता को लाभ मिल रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि जनता को 2 करोड़ नौकरियों का झूठ फैलाते हैं, 15 लाख रुपए खाते की बात करते हैं। ये समझ नहीं है 2 करोड़ एक्सपोर्टर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे 200 करोड़। सुन तो लिए जनता, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, अरे बॉन्ड के बारे में बोल रहा हूँ, सुन लो भैया, बॉन्ड के बारे में भी, बॉन्ड के बारे में 303 सीट जीतने वाली लोकसभा वाली पार्टी आज 6000 करोड़ का बॉन्ड पाती है, वो भी अकाउंट से अकाउंट में, जिसकी पारदर्शिता है। और 242 वाली पार्टी 14000 करोड़ पाती है। कहां से पाती है? चंदा लेते हो, पाकिस्तान की कंपनी से आप चंदा ले रहे हो। अरे खुलेंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे, एक और केस लग जाएगा। पूरा भारत देख रहा है दल 420 वाली बात है। चंदे का खेल, उगाही का खेल, हम तो हफ्ता वसूली का खेल, जनता को डिलीवर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े कार्यालय बन रहे हैं, अपनी जेबें भरते हैं। चलिए मैं फाइनल संवैधानिक संस्थाओं में सवाल खड़े करते हैं। चलिए फाइनल कमेंट्स के लिए, चलिए मिलन जी, अमित जी बात आगे। मैं फाइनल कमेंट्स के लिए योगीराज जी के पास में आऊंगा। योगीराज जी, किस तरह देखते हैं इस बार का ये ऐलान चुनाव? क्या कुछ खास रहने वाला है आपके अगर नजर से देखा जाए तो? देखो, चुनावी जंग तो ऐसी होगी जैसे अभी दोनों में हो रही थी। हाँ, इसी तरह का उत्साह दोनों दलों में मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए, हम 2014 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की 27 सीटें आई, 2019 में हुआ तो कांग्रेस की बीजेपी की 27 आई और बीजेपी की 28 आई 2019 में। और 2023 में कितनी आएंगी? ये क्वेश्चन मार्क है कि ये 29 आउट ऑफ 29 होती कि नहीं होती। फिर भी मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, यह बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है आज के दौर की। ये कोई घोषणा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लगता है भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि 4 या 5 टिकट ऐसे बांटे हैं जो हारने योग्य प्रत्याशी हैं, ये मैं दावे से कहता हूँ, लेकिन बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसी है कि वो 29 आउट ऑफ 29 की स्थिति में भी आज की डेट में है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का कराए द्वारा किए गए कार्य हैं। लेकिन ना मैं बीजेपी की तरफ जाता, लेकिन मैं ना कांग्रेस की तरफ जाता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि एक ये परीक्षा की समय और लोकतंत्र का एक महापर्व है, मैं सब ये चाहता हूं कि हर मतदाता इसमें अपनी आहुति डाले और इस पर्व को, इस यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। चलिए, बेहतर बात योगीराज जी आप कह रहे हैं। तो फिर जिस तरह से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, शेड्यूल अब जारी हो गया, मुझे लगता है कि अब 45-46 जो दिन है इस लोकतंत्र के महापर्व के काफी अहम रहने वाले हैं। जंग भी दिखेगी, महासंग्राम भी दिखेगा, और न केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम सारे दल जोर आजमाइश में दिखेंगे कुल मिलाकर। लेकिन जिस तरह से योगीराज जी कह रहे हैं कि ये जो महापर्व है लोकतंत्र का, और अब जनता को ही अपनी उसमें आहुति देनी है, जनता को ही आगे आना है कि आगे बढ़कर वो मतदान करें और कहीं ना कहीं अपनी मुताबिक वो सरकार चुने। इस IND एजेंडा में बस इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से जो चुनावी जंग है, चुनाव का ऐलान है, वो हो चुका है, और यहाँ से तमाम सारी तस्वीरें, तमाम सारे विविध रंग लोकतंत्र के इस चुनाव में दिखेंगे। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।